हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। मेरा नाम है हर्षद। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम डे बाय डे पास में आ रही है और इस टाइम पे आपको ज़रूरी है कि आप अच्छे से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आपकी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशंस में। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले डाउट्स हैं मुझसे। कई बच्चे मुझसे बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले डाउट्स हैं उस वाले डाउट्स को हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले डाउट्स हैं वो है ये कि एग्ज़ाम सेंटर कैसा होता है। भाई 25,000 किसे मिलते हैं? क्या पेपर में चीटिंग होती है या पेपर लीक होता है? क्या मतलब हमको पेपर होने से पहले ही पेपर मिल जाता है? ठीक है। इन्विजिलेटर कैसा होता है पेपर में? क्या पेपर इजी आता है या हार्ड आता है? प्रिपरेशन लीव मिलती है कि नहीं? सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है? हमारा ड्रेस कोड कैसा होता है? और क्या हम 90% ईजीली स्कोर कर सकते हैं इन आवर एमपी बोर्ड एग्जाम्स? तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूँ। जो भी आपको मैं आप चीज़ें बताऊँगा वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से रहेगी। मैंने कहा पिछले ही साल बोर्ड दिया है, मतलब इसी साल पिछले ही साल यानी 2020 में। अभी मैं आपसे मतलब एक साल पहले की बैच में पास आउट हुआ हूँ एमपी बोर्ड से ही, तो मैं ये सारी चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो को पसंद आएगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। तो हम बारी बारी से ये सारे डाउट्स को अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डाउट आता है वो है एग्ज़ाम सेंटर का, कि भाई हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा और कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, अगर आपने 10th एमपी बोर्ड से दिया है तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम सेंटर जो आपके गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है। ठीक है, आपके एरिया में जो आपकी लोकेलिटी है वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलता है। अगर आप इस साल यानी कोई दूसरे बोर्ड में थे, फॉर एग्जांपल आप सीबीएसई में थे और इस साल आप एमपी बोर्ड में शिफ्ट हुए, तो आपको बता दूं कि आपके जो एमपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं और ये एग्ज़ाम सेंटर आपके एरिया से पास में ही होते हैं। ठीक है। दूसरा डाउट आता है कि भाई 25,000 मिलते हैं क्या? तो सबसे पहले बता दूँ 25,000 मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है किन को मिलते हैं? तो 25,000 85% लाने वालों को मिलते हैं। इस साल गाइज 80% वालों को भी 25,000 शिवराज सिंह जी ने दिए थे। तो आपको एमपी बोर्ड में अगर आप 85 का अपना टारगेट रखना, अगर आप 85% ला लेते हैं तो आपको 25,000, जी हाँ बिल्कुल 25,000 रुपये मिलते हैं फ्रॉम योर एमपी गवर्नमेंट। तो तीसरा क्वेश्चन आता है क्या एग्ज़ाम में चीटिंग होती है? तो मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम में चीटिंग होती है। यस, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। अब हर जगह की केस स्टडी अलग अलग होती है। हमारे इधर जो हुआ था मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। एग्ज़ाम में चीटिंग होती है तो हाँ भाई होती है, थोड़ी बहुत हर जगह ही होती है, थोड़ी बहुत हमारी इधर भी हुई थी। पर एग्ज़ाम में चीटिंग हर जगह ज़्यादा नहीं होती, मतलब थोड़ी बहुत ही होती है। फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है आप इशारों इशारों में पूछ सकते हैं, उसके लिए टीचर मना नहीं करते हैं। कुछ कुछ टीचर होते हैं कि बस शोर मत करो बेटा, बस ऐसा काम रहता है कई टीचर्स का। वो भी चाहते हैं कि भाई 12th है बच्चों का, अच्छा साल जाना चाहिए, अच्छे परसेंट बन जाए तो हमको याद रखेंगे। तो चीटिंग थोड़ी बहुत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाइस आप चिट्ठियाँ लेके चले जा रहे, फर्रे लेके चले जा रहे, तो गाइस ऐसी हरकत मत करना। अगर आपकी चीटिंग या आपकी चिट्स पकड़ा जाती है तो आपको रेस्टिकेट कर दिया जाता है बोर्ड एग्जाम से, और यह आपकी लाइफ में सबसे बड़ी गलती होगी। थोड़ी बहुत चीटिंग यानी ऑब्जेक्टिव, भाई आगे वाले से पीछे वाले से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, जैसे उंगलियों पे इशारे करके, उतना हर जगह चीटिंग हो जाती है। हमारे सेंटर में इतनी ज़्यादा चीटिंग नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया, बस ऑब्जेक्टिव टाइप आप पूछ सको, थोड़ी बहुत 1-2 नंबर 5 नंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सको, इतना हो जाता है। उसके लिए टीचर भी मना नहीं करते। अगर आप हद पार करोगे तो टीचर आपकी माइनस मार्किंग भी करवा सकता है या आप पे केस भी कर सकता है, उसके कारण आपका बहुत लॉस हो सकता है। अब जो चौथा क्वेश्चन आता है कि क्या भाई पेपर लीक होता है? ये सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का। तो मैं आपको बता दूँ, यस, जी हाँ गाइस, हर साल का एमपी बोर्ड का ये प्रॉब्लम है। एवरी ईयर ऐसा कोई साल नहीं छूटा जब एमपी बोर्ड का पेपर लीक ना हुआ हो। हमारे टाइम यानी इसी साल यानी 2020 में गाइस, 20 में भी पेपर लीक हुआ था और इसी पेपर लीक के कारण मेरा परसेंटेज भी डाउन हुआ है। ये पेपर लीक एक बहुत गंदी प्रॉब्लम है एमपी बोर्ड की, ये हर साल की प्रॉब्लम है। और ये मैं आपको बता दूं कि आप अगर सोच रहे होगे कि हमको पेपर मिल जाएगा, तो भाई मुझे नहीं पता, मेरे फ्रेंड्स को मिला था। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को मिला था, वो बहुत खुश भी थे और उन्होंने मुझे दिखाया भी था कि देख भाई हमको 12 या हाँ 11:30 या 12 को उनको पेपर मिला था। तो उन्होंने जैसे फिजिक्स का पेपर मेरे को पेपर होने के बाद बताया था, फिजिक्स का पेपर जब हो चुका था उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया भी था कि देख हमको 11:30 को ये पेपर आया था और यही का ये पेपर आया था। और सही में गाइस वो वही पेपर था। पर ये भी बता दूं कि जितने लोगों को पेपर मिला था ना, उसमें से एक भी अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ है। तो आप ये सोच रहे होगे कि हमको पेपर मिल जाएगा, तो भाई मुझे ये नहीं पता कि सही में मिलता है या नहीं। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को दिखाया था और वो असली फ़ोटो भी थी, उनको पेपर मिला था, पर उनका कोई मतलब नहीं निकला, एक भी 75 के ऊपर भी नहीं गया है गाइस। तो पेपर लीक आपको अगर शॉर्ट तरीके में बताऊँ तो पेपर लीक होता है, पर मैं आपको स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूँगा कि ये सारी चीज़ों में मत पढ़ना। अगर पढ़ जाओगे तो गाइस अपना रिजल्ट बहुत ख़राब कर लोगे। पेपर लीक होता है,
आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि इन सारे झमेलों में मत पड़ना और अपनी सेल्फ स्टडी, अपनी प्रिपरेशन, अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। पेपर लीक वगैरह पे मत करना। और ये हर साल होता है और इसके कारण एमपी बोर्ड के जो बच्चे जो हार्ड प्रिपरेशन करते हैं उनका बहुत लॉस होता है गाइस। ये एमपी बोर्ड को समझना चाहिए। ये एमपी बोर्ड की बहुत बहुत एक घटिया चीज़ है गाइस। ये हर साल पेपर लीक होता है एमपी बोर्ड का। तो ये गाइस मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो जी हाँ, पेपर लीक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन कि इन्विजिलेटर कैसा होता है। गाइज अगर आपको लगता है कि जितने भी मैं 10 टॉपिक कवर कर रहा हूँ इनमें से आपको किसी भी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको पेपर लीक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको पेपर लीक पे बहुत अच्छी वीडियो बना के दे सकता हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा, हमारे टाइम जो पेपर लीक हुआ था उसकी पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा, ताकि आप गलत मिथ्स में ना पड़ो। तो अगर आप चाहते हैं कि इन 10 टॉपिक्स में से आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करो या मुझे बताओ, तो मैं आपके लिए उस वाले टॉपिक पे भी एक वीडियो ज़रूर से लाऊंगा। तो 5वां क्वेश्चन है इन्विजिलेटर पे कि इन्विजिलेटर भाई कैसा होता है। तो इन्विजिलेटर फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप पूछेंगे कि एक क्लास में कितने इन्विजिलेटर होते हैं, 1 या 2। तो वो आपको डिपेंड करता है क्लासरूम पे। जितना बड़ा आपका क्लासरूम, जितनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ रहेंगी उतने ज़्यादा इन्विजिलेटर। फॉर एग्जांपल 50 से 55 कुछ स्ट्रेंथ है क्लास की, तो उसमें 2 इन्विजिलेटर रहेंगे। अगर 30 या 25 ही है तो उसमें एक ही इन्विजिलेटर रहेगा। अब गाइस इन्विजिलेटर अलग अलग प्रकार के रहते हैं, वो कोई मशीन नहीं है, वो भी एक इंसान ही है। तो कुछ कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ सोचते हैं कि नहीं भाई बच्चों का इंपॉर्टेंट साल है, थोड़ा बहुत चीटिंग करने दो तो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तो ठीक है। और कुछ कुछ ये रहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो बिल्कुल हलने तक नहीं देते। तो इन्विजिलेटर के बारे में तो आप जानते हैं, आपने 10th दिए है। तो इन्विजिलेटर ऐसा कुछ नहीं होता, एमपी बोर्ड का कोई इन्विजिलेटर अलग नहीं रहता, सारे से बोर्ड्स में सेम ही रहते हैं। कुछ स्ट्रिक्ट रहते हैं तो कुछ सॉफ्ट माइंडेड रहते हैं। अब 6वां क्वेश्चन आता है कि एमपी बोर्ड का जो पेपर है वो इजी आता है और हार्ड आता है। ये चीज़ मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ पेपर को एज इजी और हार्ड, तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस पेपर इजी आता है। अगर मैं एमपी बोर्ड के पेपर, ऐसा नहीं गाइस, देखो जिसकी प्रिपरेशन है, जो बच्चा अच्छी तरह प्रिपेयर है, साल भर मेहनत कर रहा है, उसने हर चीज़ पढ़ी है, उसको गाइस कोई भी पेपर दे दो वो उसके लिए ईजी ही रहेगा। मेरी भी बात करूँ तो मैंने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करी थी, और जैसे मैंने 8 या 10 साल के पेपर देख रहा हूँ गाइस, तो एमपी बोर्ड के पेपर को हम मीडियम, एवरेज और हार्ड में अगर कैलकुलेट करें, जैसे कि जो अपना पेपर है वो हार्ड आता है, मीडियम आता है कि इजी आता है, तो मैं मीडियम और इजी ही चूज़ करूँगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग कोई जितने भी पेपर मैंने देखे एमपी बोर्ड का, कोई भी मुझे हार्ड तो नहीं लगा। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसको मैं हार्ड बोल सकूँ। बाकी पेपर तो इजी आता है, उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर आपकी प्रिपरेशन रही तो आपको पेपर बहुत इजी लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग गाइस पेपर इजी आता है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो आपके लिए भी गाइस कोई भी पेपर बहुत ईजी रहेगा। 7वां क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन लीव मिलती है क्या? क्या हमको प्रिपरेशन लीव मिलती है एमपी बोर्ड में? तो जी हाँ, आपको प्रिपरेशन लीव मिलती है। कई कई पेपर में आपको 4 दिन, जैसे बड़े पेपर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे पेपर्स के बीच में आपको 4 से 6 दिन की भी गैप मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाइस आप मस्त टॉम एंड जेरी की जैसे कहीं जाके आराम करो। ये प्रिपरेशन लीव होती है क्योंकि ये पेपर थोड़े टफ आते हैं, तो इसमें आपको प्रिपरेशन लीव ज़्यादा दी जाती है। अगर मैं हिंदी इंग्लिश की बात करूँ तो इसमें 1 या 2 दिन की प्रिपरेशन लीव मिलती है। हमको गाइस 1 ही दिन की प्रिपरेशन लीव मिली थी फॉर हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश के पेपर के बीच में आपको ज़्यादा प्रिपरेशन लीव नहीं मिलती है, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन आता है कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है एमपी बोर्ड में। सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है? तो अगर आप एमपी बोर्ड में से 10th देके आ चुके हो तो आपने कुछ अच्छे से देखे होंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट किस टाइप का होता है। गाइस अभी कोविड की कंडीशन है, पेंडेमिक की सिचुएशन है, हमारे भी 2 पेपर पेंडेमिक की सिचुएशन में ही हुए थे। तो सीटिंग अरेंजमेंट आपका दूर दूर होगा, जैसे नॉर्मली तो इस टाइप को जैसा फोटो में देख रहा है इस टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट होता है। एक बेंच पे एक कोई बच्चा बैठा रहता है। पर अभी कोविड के पेंडेमिक के कारण आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो थोड़ी थोड़ी दूर दूर हो सकती है। हमारे भी जो 2 पेपर हुए थे जो कि कोरोना के लॉकडाउन के बीच में ही हुए थे, तो उसमें भी जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा था दोनों बेंचेस के बीच में। ऐसा नॉर्मली आप बैठे नहीं सकते और आपको मास्क लगा के पेपर देना पड़ेगा, सैनिटाइजर वगैरह, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब आपको 9वां क्वेश्चन आता है कि ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड यार, आपको अच्छा बच्चा बन के स्कूल वाले कपड़े पहन के जाना पड़ता है पेपर देने। हमारे सेंटर में तो गैस क्या बताऊँ, मुझे तो मतलब कई बच्चे बस शर्ट पहन के आ गए थे स्कूल का, नीचे जीन्स था, कईयों ने स्नीकर्स पहन रखे थे, तो कईयों ने सैंडल, तो किसी ने क्रॉक्स पहन के रखे थे। तो ड्रेस कोड उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, बस आप ऊपर का शर्ट भी डाल लोगे तो चलता है गाइस, ठीक है ना। और 10वां और फाइनल क्वेश्चन आता है कि कैन आई स्कोर 90+ ईजीली। क्या मैं 90% ईजीली स्कोर कर सकता हूँ एमपी बोर्ड में? तो मेरा आंसर है नो। 90% स्कोर करना एमपी बोर्ड में इतना आसान नहीं है। मेरी बात करूँ गाइस तो मेरे खुद के ने इतने अच्छे से पेपर दे के आया था, मैं श्योर था कि मुझे 90+ जाना है। और पता नहीं ये लोग कहाँ मार्क्स काट लेते हैं, पर ये मार्क्स बिल्कुल आप समझ भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी जगह पे मार्क्स काट लेते हैं। और 90% लाना एमपी बोर्ड में एक तरह से बताओ तो बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप सीबीएसई की बात करो, आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो ना, तो आप 90% आराम से ला सकते हो गाइस। पर यहाँ पे टीचर्स और जो अपने एग्जाम चेकर्स होते हैं वो कहाँ मार्क्स काट लेते हैं मुझे तो समझ में नहीं आया।
मैंने बहुत अच्छे से गाइस पेपर लिखे थे। मेरे बायोलॉजी के पेपर में इतने अच्छे से मैं करके आया था कि मेरे ना कोई ऑब्जेक्टिव गलत थे, ऑब्जेक्टिव मेरा एक भी गलत नहीं था, सारे ऑब्जेक्टिव सही थे। सब्जेक्टिव भी मैं बहुत अच्छे से लिख के आया था। 1 घंटे पहले मेरा पेपर ख़त्म हुआ था बायोलॉजी का, फिर भी उन्होंने कहाँ मेरे 8 नंबर काट लिए मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो एमपी बोर्ड से मेरी ये शिकायत है गाइस कि ये मार्क्स कहाँ काट लेते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। 90% ऐसा नहीं है गाइस कि इम्पॉसिबल है, 90% प्लस आप जा सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन वैसी रही, आपको पेपर अच्छे से लिखना आता है तो बड़े आराम से आप जा सकते हैं। पर अगर नॉर्मल एक एवरेज बच्चे की बात करूँ मैं तो इट्स लाइक नो, ज़्यादातर नहीं हो पाता। 85 तक आप टच कर सकते हैं, 90 प्लस जाना मुश्किल हो जाता है फॉर एमपी बोर्ड। अगर गाइस आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। जो टॉपिक मैंने कवर करे उसमें से किसी एक टॉपिक पे आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उस टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। पूरे उस टॉपिक को, एक ही टॉपिक को कवर करते हुए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कोई डाउट है एमपी बोर्ड आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड, आप एमपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से हो, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर चुके हैं। नीचे चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी, आप जहाँ के वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम इस नाम से आपको मिल जाएगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।